हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ करियर ग्रुप। माय नेम इज़ मोहित शर्मा और आज हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और उसका नाम है लाइट। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और अगर मैं एनडीए की बात करूं तो 7 क्वेश्चन आए हैं इस साल के एनडीए के पेपर में। और बाकी अगर पेपर की बात करूं, अगर मैं एसएससी एफकेट की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं, और यूपीएससी एक सीएपीएफ का पेपर होता है, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं। तो ये चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम था लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट को समझने की ही कोशिश करते हैं। लाइट है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है जो हमें किसी चीज को देखने के लिए हेल्पफुल करती है। दो लाइट इज इनविजिबल। लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हेल्पफुल होती है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। हमें पता है जो सन है वो लाइट का प्राइमरी सोर्स है और मैक्सिमम लाइट वही इमिट करता है। और अगर मैं क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो क्वांटम थ्योरी में लाइट को हम एज ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी बोल देते हैं, और इसी पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो फोटोन है इट इज जस्ट एसोसिएटेड विद एनर्जी, और वो एनर्जी को हम बोलते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू की फॉर्म में। यहाँ पे E है सिंबल एनर्जी का, H है सिंबल प्लैंक्स कांस्टेंट का, और न्यू हमारा सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आगे साउंड चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, लाइट एक जस्ट एनर्जी की फॉर्म ही है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्पफुल करती है। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज को, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट है क्या? लाइट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट की जो प्रॉपर्टी है मोस्टली रिसेंबल करती हैं ईएम रेडिएशन के साथ ही, इसीलिए लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल देते हैं। एक बात आपने और याद रखनी है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम को हम बोल सकते हैं एयर, ग्लास, वाटर, ये सारे सारे अलग मीडियम होते हैं। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम से भी चली जाती हैं। ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एनडीए के पेपर में 2 बार आ चुका है, और सीडीएस वाले ने इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। तो हर बार मेरे को लगता है कि वो ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी दोस्तों कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम से भी चली जाती है। अब लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो लाइट इसी स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट हमें किसी चीज को देखने के लिए हेल्पफुल होती है उसकी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे जब हम साउंड का चैप्टर करेंगे, तब हम वेवलेंथ के बारे में डिटेल में जरूर करेंगे। तो अगर मैं इन सभी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी ये सेकंड नंबर वाली है। यहीं से क्वेश्चन 1-2 बार बना है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम से भी चली जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है। लाइट के 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बॉडीज वो होती हैं जो अपनी लाइट खुद पैदा करती हैं। और अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा है, सन जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट भी है, स्टार्स
और इलेक्ट्रिक बल्ब। ये 3 सोर्स दोस्तों आपने याद रखने हैं, सन, स्टार और इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तीनों के तीनों लुमिनस बॉडीज में आते हैं, मतलब जो बॉडीज अपनी लाइट खुद अमिट करती हैं, मतलब ये दूसरों की लाइट पर डिपेंड नहीं करती, ये अपनी लाइट खुद ही पैदा करती हैं। और अगर मैं नॉन लुमिनस की बात करूं, नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं? कुछ ऐसी बॉडीज जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं करती, लेकिन वो शाइन करती हैं जब हम किसी लुमिनस बॉडी की लाइट उन पे डालते हैं। और इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, वॉल्स, चेयर्स, मून। ये मून आपने याद रखनी है जरूर दोस्तों। अगर मैं यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर की बात करूं, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एक ऑप्शन थी सन, एक ऑप्शन थी स्टार, एक ऑप्शन थी इलेक्ट्रिक बल्ब और एक ऑप्शन थी मून। उसका आंसर क्या था? मून, क्योंकि हमें पता है मून इज ए नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और वो शाइन भी इसीलिए करता है। तो कहने का मतलब ये है, दो तरह के होते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट, ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं और हमारे नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम लाइट इन पे डालते हैं ये बॉडीज शाइन करती हैं। और दोस्तों आपको एग्जाम्पल से जरूर याद रखनी है, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम्पल से ही बनता है। सीएपीएफ में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन गया था, तो ये बात भी आपने याद रखनी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मीडियम की बात करें तो 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और हमारा तीसरी कैटेगरी आती है वो होती है ओपेक। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है जो सारी की सारी जितनी भी इंसिडेंट लाइट होती है इसमें से पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि हम एग्जांपल देख सकते हैं मिरर, लेकिन मिरर पॉलिश नहीं होना चाहिए इसके बैक वाले हिस्से से। अगर हमने मिरर का पॉलिश सरफेस नहीं लिया है तो वो हमारी ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल ही है, क्योंकि हमें उसमें से आर पार देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट का मतलब ही ये होता है कि सारी की सारी इंसिडेंट लाइट हमारी पास कर जाए। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली बॉडी की, जो कि है ट्रांसलूसेंट। ये ऐसी बॉडी होती है जिसमें से पार्शियल इंसिडेंट लाइट ही पास होती है। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल है ऑयल्ड पेपर एक तो, और इसकी एग्जांपल है पार्चेंट मेम्ब्रेन की बात करें। तो जस्ट आपको इन बॉडीज के बारे में पता ही होना चाहिए, और एग्जांपल्स के मैं तो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो ट्रांसलूसेंट को कौन सी बॉडीज हुई? जिसमें से पार्शियल इंसिडेंट लाइट पास होती है, मतलब ये बॉडीज से अगर हमारे बीच में आते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पार्शियल इंसिडेंट लाइट ही निकलती है। और ओपेक बॉडीज वो होती हैं जिसमें से कोई भी कुछ परसेंट भी 0% इंसिडेंट लाइट पास हो। ओपेक बॉडीज कौन सी होती हैं? जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास ना करे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? वुड, वॉल होगी। ठीक है, मतलब इन बॉडी में से 0% इंसिडेंट लाइट पास करती है और हम कुछ भी नहीं देख पाते, मतलब आर पार कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो 3 तरह के मीडियम हुए ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरी कैटेगरी होगी ओपेक। ट्रांसपेरेंट में से सारी की सारी इंसिडेंट लाइट पास कर जाएगी, ट्रांसलूसेंट में से पार्शियल इंसिडेंट लाइट पास करेगी और ओपेक में से कोई भी लाइट पास नहीं हमारी करेगी। अब हम चलते हैं आगे। बेसिकली 2 तरह के बीम होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट बीम, एक होता है डाइवर्जेंट बीम। ये दोनों बीम के बारे में दोस्तों ऑप्टिक्स चैप्टर में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों बीम के बारे में पता होगा तभी हमें समझ आएगा कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है। तो ये दो वर्ड्स को, तो दोस्तों ये दो वर्ड्स को तो जरूर आप क्लियर कर लेना। तो चलो देखते हैं बीम क्या होते हैं। एक होता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का क्या है कि जस्ट एक पैरेलल फॉर्म में लाइट जा रही है, जैसे पैरेलल रेस ट्रेवल करती हैं,
तो उसी फॉर्म में ये हमारा बीम ट्रेवल करेगा। अब देखते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है दोस्तों लाइट जब बाहर की तरफ फैल रही है, मतलब एक पॉइंट से निकल रही है और बाहर की तरफ फैल रही है, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। और जब लाइट ऐसी बिहेव करती है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। और कन्वर्जेंट बीम कौन सा हुआ, जब एक ही पॉइंट पे आके लाइट हमारी मीट कर रही है अंदर की तरफ, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो एक होगा पैरेलल बीम जो पैरेलल की फॉर्म में ट्रेवल करे, डाइवर्जेंट एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ लाइट जा रही है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। जब एक ही पॉइंट पे आके सारी की सारी लाइट इंटरसेक्ट करे उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। ये वाला हो गया हमारा कन्वर्जेंट बीम, ये होगा डाइवर्जेंट बीम, और ये हमारा हो गया पैरेलल। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा शैडो। अगर शैडो की बात करें तो हम सबको पता है शैडो को हम परछाई बोलते हैं। तो चलो देखते हैं परछाई हमारी बनती कैसे है। जब भी सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो डार्क कलर का पैच अर्थ की तरफ बन जाए उसी को हम बोलते हैं शैडो। तो शैडो के बारे में आपको ये बात का पता होना बहुत जरूरी है कि बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट आ गया तो लाइट तो सारी की सारी पास ही कर जानी है, तो शैडो फॉर्मेशन दोस्तों हमारी तब नहीं होगी। तो शैडो का हमें मतलब पता ही, परछाई। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ए सोर्स ऑफ लाइट एंड द वॉल इन ए डार्क रूम, तो ये डार्क पैच फॉर्म होता है वॉल पे उसी को हम बोलते हैं शैडो। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, तभी शैडो फॉर्मेशन। दोस्तों शैडो के दो रीजन होते हैं, एक होता है अम्ब्रा और दूसरे वाला होता है पेनम्ब्रा। ठीक है, अम्ब्रा रीजन वो होता है जहां पे टोटल डार्कनेस होती है। तो अम्ब्रा एक वो रीजन हुआ जहां पर शैडो को हम बिल्कुल ही डार्क तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, और पेनम्ब्रा रीजन वो होगा जहां पे पार्शियल डार्कनेस होगी, मतलब वहां पर थोड़ी थोड़ी लाइट भी जाएगी। तो शैडो के बारे में हमने ये बात याद रखनी है कि ये तभी बनेगी जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है सोर्स ऑफ लाइट के, और वो सोर्स ऑफ लाइट कोई भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, स्टार की लाइट भी हो सकती है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और शैडो के दो हिस्से हैं, एक है अम्ब्रा, एक है पेनम्ब्रा। अम्ब्रा है टोटल डार्कनेस वाला रीजन और पेनम्ब्रा है पार्शियल डार्कनेस वाला रीजन। ये दो रीजन के बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब हम ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में से भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन का दोस्तों अगर मैं सरल तरीके से बताने की पहले कोशिश करूं तो ये है क्या कि जस्ट लाइट का टकरा के वापस आना, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The return of light into the same medium after striking a surface is called as reflection। तो रिफ्लेक्शन का हमें मतलब समझ आ ही गया होगा कि लाइट का टकरा के वापस आना। इसी के बारे में हमें बताया गया था ज़्यादा डिटेल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। दो लॉज होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। दोस्तों जो रे टकराती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाए इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये बीच वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे मिरर के साथ। ये मैंने प्लेन मिरर की एग्जांपल दी है। एक बात आपने दोस्तों और याद रखनी है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनता है।
तो पहला लॉ हम देखते हैं क्या कहता है। पहला लॉ हमें कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब एक ही तरफ ये होते हैं। अगर मैं इस डायग्राम में देखने की कोशिश करूं, इंसिडेंट रे भी एक तरफ है, नॉर्मल भी हमारी एक तरफ है, और रिफ्लेक्टेड रे भी एक तरफ है। यही हमारे फर्स्ट लॉ ने बोला है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब अगर ये मेरा 40 डिग्री होगा, ये भी हमारा 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं। दोस्तों एग्जाम में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के साथ ही है, वो मिरर के साथ नहीं होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा नॉर्मल के साथ ही है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बच्चों को पजल करने की कोशिश करते हैं और वो बना एंगल ये देते हैं और बच्चे इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो हमें ये बात का पता ही है कि अगर हमें ये एंगल दिया हो तो हम 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये दोनों बराबर है। तो रिफ्लेक्शन है क्या? इट इज जस्ट द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस। मतलब लाइट का टकरा के वापस जाने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके दो लॉज हैं, उनके बारे में भी हमने अभी देख ही लिया है, तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। दोस्तों अगर मैं इमेज की बात करूं, रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती है वो दो तरह की बनती है। एक होती है रियल और दूसरी वाली हमारी होती है वर्चुअल। तो इन दोनों में भी इस चैप्टर में हमें फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इन दो वर्ड्स का बहुत ज्यादा जिक्र रहेगा। सबसे पहले अगर मैं रियल इमेज की बात करूं, रियल इमेज वो इमेज होती है जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए। तो एक बात आपने और याद रखनी है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। मतलब अगर हमारी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कुछ ऐसे है, इमेज हमारी उल्टी बनेगी। ये बात आपने एक दोस्तों याद रखनी है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, मतलब उल्टी ही बनेगी। तो इमेज जो स्क्रीन पे बन जाती है उसी को हम बोलते हैं रियल इमेज, और ये हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी। और अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, वर्चुअल इमेज दोस्तों होती है इमेजिनरी इमेज या काल्पनिक इमेज, मतलब जो स्क्रीन पे नहीं बनती, हम धक्के से बना देते हैं। और वर्चुअल इमेज के बारे में एक बात याद रखना, ये हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, इमेज भी ऐसे ही बनेगी। साइज का डिफरेंस हो सकता है लेकिन बनेगी ऊपर की तरफ ही। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, लेकिन ये इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकती। ये इमेज स्क्रीन की बैक साइड पे हम थोड़ा सा रेस को प्रोड्यूस करके बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम है इमेजिनरी इमेज। तो इमेज दो तरह की हुई, रियल इमेज जो स्क्रीन पे बनती है, और रियल इमेज के बारे में याद रखना कि ये हमेशा ही इन्वर्टेड बनेगी। और अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो ये स्क्रीन पे नहीं बनती है और ये हमेशा सीधी ही बनती है, और यही हमारी इमेजिनरी इमेज भी हम इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं मिरर के बारे में। मिरर दोस्तों बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल सीधा हो, फॉर एग्जांपल ऐसे सीधी लाइन है। और स्फेरिकल मिरर का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है कि उसमें कोई ना कोई स्फेयर होगा। वो स्फेयर ऐसे भी हो सकता है, वो स्फेयर ऐसे भी हो सकता है, मतलब सीधा नहीं होगा, ये स्फेयर होगा। तो मिरर बेसिकली दो तरह के हैं, एक है प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा है, और एक हमारा होता है स्फेरिकल मिरर जो बेसिकली कर्व इन शेप्ड हो। तो पहले हम प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में करेंगे। प्लेन मिरर होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा हो। जो हमारे घरों में लगा होता है वो बेसिकली प्लेन मिरर ही होता है। तो जो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है,
कहाँ पे बनती है, उसकी नेचर क्या होती है, उसका साइज क्या होता है, उसी को हमने डिटेल में करना है। इस साल एनडीए में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। उसका आंसर था वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। चलो देखते हैं इसके बारे में। एक बात आपने याद रखनी है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका सेम साइज होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं अपने डेली यूज की बात भी करूं तो जो हम मिरर में अपना चेहरा देखने हैं तो वो उतने का उतना ही दिखाई देता है, वो बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगी बिहाइंड द मिरर जितना ऑब्जेक्ट पड़ा है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट पड़ा है तो जो इसकी इमेज इसकी बैक साइड पे बन रही है वो बेसिकली भी उतनी दूरी पे ही बनेगी। मतलब अगर ये मेरी 20 सेंटीमीटर की दूरी है तो ये भी मेरी 20 सेंटीमीटर की दूरी ही होगी। बेसिकली हम ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट की दूरी को स्मॉल यू के साथ लिखते हैं और इमेज की दूरी को हम स्मॉल वी के साथ लिखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, u इज इक्वल टू वी बट इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर ओनली। मतलब इमेज उतनी ही बिहाइंड द मिरर होगी जितना कि ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला ही अभी, एनडीए में यहीं से आया था क्वेश्चन। तो अगर मैं प्लेन मिरर की नेचर की बात करूं तो वो क्या होता है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज जैसे मैंने पहले ही बताया था इरेक्ट बनती है, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली का मतलब क्या है, लेफ्ट दिखता है राइट और राइट दिखेगा लेफ्ट। तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है, अगर हम प्लेन मिरर में अपने डेली यूज में घर पे अपना लेफ्ट हैंड रेस करते हैं तो मिरर में हमें ऐसे लग रहा है कि मिरर में जो हमारी इमेज बन रही है वो अपना राइट हैंड रेस कर रही है। तो ये वर्ड की इस प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि अगर मैं ये वर्ड का प्रयोग ना करूं तो इन्वर्टेड हमें कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे कर जाएगा, क्योंकि इमेज तो हमें सीधी की सीधी ही दिखाई देती है प्लेन मिरर में। तो दोस्तों ये वर्ड का ख्याल जरूर रखना है, लेटरली इन्वर्टेड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इमेज का उतना ही साइज बनेगा जितना के ऑब्जेक्ट का है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इमेज उतनी ही बिहाइंड द मिरर होगी जितना है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और तीसरी, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगी प्लेन मिरर में, वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। ये तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इतना ही, बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।